यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा भैया तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हैं। उनके साथ गड़बड़ी की तो कोई आशा की ही नहीं जा सकती। हम लोग तो सब उनको बहुत ही अच्छा ही मानते हैं और बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं। और खास तौर से उनके अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज है वो रिस्पेक्ट देना बहुत जानते हैं। मतलब किसी को भी कैसे इज्जत दी जा सकती है ये सीखने योग्य गुण है। बहुत ज्यादा उनके अंदर विनम्रता है, बहुत हम्बल और पोलाइट हैं। तो उनके साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी की तो पब्लिक तो जो भी कहती रहे। जो राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जी हैं वो उनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। उनके पिताजी उदय सिंह भद्री हमारे मामा लगते हैं। देखिए योगी जी हमारे यहाँ हमेशा ही आते रहे हैं। जब सीएम नहीं थे तब भी आते थे। हमारी जो छोटी बिटिया अभी आपने देखी उसका अन्नप्राशन योगी जी ने वहीं जो गोरखधाम पीठ के अन्न से बनी हुई खीर से उसका अन्नप्राशन किया था। तो योगी जी का आना कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो बात आती है उसके इतिहास की, वहां के जिलों की, वहां की धरोहरों की। वैसा ही एक इतिहास बस्ती का है, वहां की धरोहर का है। कई पॉलिटिकल चीजें भी सामने आती हैं जब आप यूपी की बात करते हैं। इन धरोहरों के साथ भी इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बस्ती की राजमाता आशिमा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैम, बस्ती का जो राजमहल है वहां के बारे में आप बताएंगी कुछ, क्योंकि वहां की हिस्ट्री काफी पुरानी जुड़ी हुई है। आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई उस दौर से जुड़ी हुई है। उसको एक हेरिटेज के रूप में भी अब देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी आपके यहाँ आए थे और उन्होंने भी निर्देश दिया था कि एक तरह से इसको एक हेरिटेज के फॉर्म में स्थापित करना है। आप कितना जरूरी समझती हैं और क्या इतिहास है? देखिए बस्ती का इतिहास बहुत पुराना है। आप जानते हैं वहां एक तरफ उत्तर में गौतम बुद्ध की तपोभूमि रही है। हमारे पूरब में संत कबीर जो थे वो बनारस छोड़ के मगहर में अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए आए। और हमारे उत्तर पश्चिम में अयोध्या है जो राम की जन्मभूमि है। और साथ साथ बस्ती खुद ऐसा स्थान रहा है जिसने अयोध्या को भी शिक्षा दी है। गुरु वशिष्ठ की तपोभूमि है। तो इस भूमि का अपना महत्व है, इसके अपने स्पंदन हैं जो कि काफी मजबूत हैं। और जहां तक बस्ती राज परिवार का प्रश्न है तो करीब करीब जो हम लोगों को इतिहास मिलता है उसके अनुसार 16वीं शताब्दी के अंत में कुछ गुजरात के बगलाना से कुछ परिहार राजपूत लोग अयोध्या दर्शन के लिए आए थे, जिसके बाद उन लोगों को बस्ती अच्छा लगा और वो लोग बस्ती में ही रह गए और वहां पर इन्होंने इस राजवंश की स्थापना की। तो करीब 16वीं शताब्दी के अंत से हमें गजेटेड इतिहास बस्ती का मिल जाता है। और जो राजभवन है इसका अभी आपने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी इसका काफी रोल रहा। तो ये बिल्कुल सच बात है क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय यहाँ का जो राजा था वो माइनर था। मतलब तो इसलिए रियासत कोर्ट ऑफ वॉल्ट थी। ब्रिटिश रेजिडेंट कमिश्नर अपॉइंटेड था देख रेख करने के लिए। लेकिन जो राजा की दादी थी, जो राजमाता थी, वो आरा के कुंवर सिंह का नाम भी आपने सुना होगा। वो बड़े अच्छे मतलब म्यूटनी के अंदर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उनका काफी बड़ा रोल रहा है। वो उनकी सगी बहन थी। तो कुंवर सिंह जो थे वो जब उनका तालमेल था फैजाबाद के मौलवी के साथ, और मौलवी जी ही पूरी तरह से इस क्षेत्र की स्वतंत्रता की बागडोर मौलवी जी और कुंवर सिंह मिलकर संभाले हुए थे। तो कुंवर सिंह जी अपनी बहन के घर तक आए। जब वो बहन के घर बस्ती में रुके फैजाबाद जाने के लिए, तब उस समय रानी ने शरण दे रखी थी कुछ अंग्रेज औरतों को, जो कि जिनके पति लोगों को काट दिया गया था नदी के अंदर, एक मनोरमा नदी में, महुआ डाबर नामक स्थान में।
तो वो कुछ औरतें और बच्चे निहत्थे भागे भागे आए, वो रानी की शरण में थे। तो रानी को यही लगा कि एक तरफ कुछ निहत्थी औरतें हमारी शरण में हैं और दूसरी तरफ हमारे भाई स्वतंत्रता के उसमें आ रहे हैं, कहीं भाई के सिपाही इन निहत्थी औरतों के ऊपर हथियार न चला दें। तो उन्होंने जितने हथियार थे अपने रियासत के सारे हथियारों को गाड़ दिया उसके अंदर एक जगह जमीन में, और उसके ऊपर रातों रात देवी की स्थापना कर दी और कह दिया कि यहाँ ये देवी मंदिर है, इसके आगे कोई भी नहीं जाएगा, केवल ये जनान खाना है, यहाँ कोई पुरुष जा नहीं सकता। और उन्होंने चुपचाप अपने भाई को भी बता दिया कि भाई हम यहाँ किसी को नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमें किसी भी तरह का खून खराबा नहीं होने देना है। तो रानी करीब कहते हैं कि अपने 200 राजपूत सिपाहियों को लेके डटी रही और उन्होंने बस्ती के अंदर कोई भी ब्लडशेड नहीं होने दिया, तो वहां शांति व्यवस्था कायम रखी। इसके अलावा एक कहानी और भी है आपके बस्ती के जो राजमहल है कि वहां मौनी बाबा रहे। एक कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस थे वो मौनी बाबा, उसकी क्या कहानी है? अरे गुमनामी बाबा के नाम से उनकी भी ये कहानी है कि 70 के दशक में ये जो नेपाल के महाराजा थे, नेपाल के महाराजा की भी 2 पुत्रियों की शादी बस्ती में हुई थी। नेपाल के महाराजा के रेफरेंस से एक साधु बाबा आए जो कि हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते थे। केवल एक लेडी थी जिनको माँ कहा जाता था, जो कि अंदर जाती थी और उनका भोजन इत्यादि बना के उनको देती थी और उनके कपड़े इत्यादि धोती थी। उसके सिवा किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। तो उनके पास बस जिस बेसिस के ऊपर कहा जाता है, लोग कहते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, वो ये था कि उनके पास फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ज्यादा आया करती थी और फिर कभी कभी किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी। लेकिन हमारी सास बताती हैं कि कभी कभी जब वो लोग उधर से निकलती हैं, हमारे आउट हाउस में ही रहते थे वो, कि उधर से अगर वो लोग निकलती थी और वो उन्हें गुस्सा आ जाती थी तो वो डांटते थे, तब उनकी आवाज में बहुत दम था। और आवाज एक तरह से इन लोगों का कहना है कि कुछ जो इन लोगों ने आजाद हिंद के जो एक रेडियो ब्रॉडकास्ट इत्यादि इन्होंने करने शुरू किए थे सुभाष बाबू ने, कुछ उनकी आवाज जरूर सुभाष चंद्र बोस से मिलती हुई थी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बोस थे कि नहीं। हम लोग तो हमेशा ये डिनाई ही करते हैं कि नहीं, वो बोस नहीं थे, क्योंकि बोस जैसी शख्सियत छुप के रहे, ये पता नहीं उनके चरित्र के साथ हमें सही नहीं लगता। और उनके परिवार ने जो उनकी मृत्यु के बाद बिलोंगिंग्स मिली थी, उसको बताया था कि अपना है। हाँ, परिवार ने ये जरूर कहा कि बिलोंगिंग्स अपनी है। तो बिलोंगिंग्स तो वो तो जैसे कहा जाता है कि प्लेन क्रैश में मारे गए थे, तो वो 23 बक्से थे, तो अपने 23 बक्से क्या प्लेन क्रैश में साथ लेके तो जा नहीं रहे होंगे, वो तो कुछ अपने कपड़े इत्यादि ही ले जा रहे होंगे, तो उनका बाकी सामान कहाँ गया? तो ये अवश्य हो सकता है कि जो गुमनामी बाबा थे वो कोई सुभाष चंद्र बोस के बड़े क्लोज एसोसिएट हों और उनका सामान इत्यादि लेके भारत आ रहे हों नेपाल के रास्ते से, और यहीं पर फिर उन्हें कुछ सही ठिकाना नहीं मिला, तो अयोध्या और बस्ती के बीच में अलग अलग ठिकानों में वो रहने लगे। राजनीति की भी बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हैं और आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। सीएम आए थे, सीएम योगी आए, उन्होंने कहा कि जो आपका महल है उसको एक हेरिटेज में कन्वर्ट किया जाए। आप इसको कैसे मानती हैं, देखती हैं? देखिए, योगी जी हमारे यहाँ हमेशा ही आते रहे हैं। जब सीएम नहीं थे तब भी आते थे। हमारी जो छोटी बिटिया अभी आपने देखी, उसका अन्नप्राशन योगी जी ने वहीं जो गोरखधाम पीठ के अन्न से बनी हुई खीर से उसका अन्नप्राशन किया था। तो योगी जी का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, योगी जी को ये लगता है कि जिस तर्ज पे राजस्थान के किलों को वहां के रियासतों ने होटल्स के साथ टाई अप करके और टूरिज्म में डेवलप किया, तो राजस्थान टूरिज्म काफी आगे चला गया। तो योगी जी की ये सोच बड़ी अच्छी है कि अब जब अयोध्या का विकास हो रहा है, उन्होंने हम लोगों को बुलाकर यही कहा कि देखिए 14 जनवरी 24 को हम अयोध्या
का फॉर्मल राम मंदिर खोल देना चाहते हैं। उस समय तक अगर आप लोग भी राजभवन को हेरिटेज के रूप में कर लीजिए तो बड़ा अच्छा विकास हो जाएगा, क्योंकि यहीं अयोध्या से होके लोग लुम्बिनी और जगहों की तरफ भी जाएंगे। लुम्बिनी है, कुशीनगर है, सबका रास्ता अयोध्या से वाया बस्ती होते हुए ही है। तो जब योगी जी ने यह सुझाव रखा तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा, सुन के बड़ी खुशी हुई। लेकिन फिर योगी जी से यही बताया कि देखिए, राजस्थान में जो सुविधाएं मूलभूत हैं और जिस तरह से वहां पब्लिक जुड़ी है, अगर हम भी उन सुविधाओं को बस्ती में दे सकें तभी हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पास पर्यटक आए और तभी हम पर्यटकों को बुला सकते हैं। क्योंकि इस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या है ईस्टर्न यूपी के अंदर, एक तो गंदगी और दूसरी एंक्रोचमेंट्स। ये दोनों ही इतने बढ़ गए हैं कि हमें राजभवन तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं साफ मिल सकता कि बड़ी गाड़ियां राजभवन पहुंच सकें। हाँ, एक किस्सा और सुना जाता है, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, वो एक शादी में आपके यहाँ पहुंचे और उन पर जब रंग डाला गया तो वहां पर लोगों को जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको लगा गोली चल गई है। फिर अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन थी कि लाल हुए मुलायम। वो देखिए, शादी ब्याह में तो ये सब होता ही है, आगे का तो कल्चर ही रहा है ये तो। और ये भी है कि शादी अगर फागुन के महीने में कोई भी आएगा तो उसके साथ ऐसा होगा ही। उसमें ये सोचना कि ये मुलायम सिंह यादव हैं, ये तो ठीक नहीं है। वो जिस रिश्ते से आए उनके ऊपर रंग क्या डाला। किस्सा था, क्या हुआ था? देखिए, ये था कि जो राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जी हैं, वो उनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। उनके पिताजी उदय सिंह भद्री हमारे मामा लगते हैं। तो हमारे मतलब जो उनकी बुआ हमारी मामी हैं। तो उस रिश्ते से रघुराज बचपन से ही आते जाते थे। लेकिन फिर रघुराज की शादी भी हमारे ही परिवार के एक वो हैं, हमारे कजिन हैं, उनकी बिटिया से रघुराज की शादी भी हुई। तो शादी में मुलायम सिंह यादव भी आए। तो जैसे सब लोगों पे रंग डाला जा रहा था, उसी तरह से उन पर भी रंग डाल दिया गया। और सिक्योरिटी गार्ड को क्या लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब समझ गए थे, क्योंकि ऊपर से रंग की बाल्टी उनके ऊपर फेंकी गई थी। वो तो अब थोड़ा बहुत तो प्रेस भी उसको किसी भी चीज को रंग देने का प्रयत्न करती है। तो उसी तरह का प्रयत्न था कि भाई इस लाल रंग को आप कुछ वायलेंस के साथ भी जोड़ सकते हैं। और पर इस हेडलाइन को सुनकर पढ़कर मुझे लगता है मुलायम सिंह भी मुस्कुराए ही होंगे कि लाल हुए मुलायम। अब तो ये तो बात राजनीति की हो रही है। अभी आजकल सोशल मीडिया भी बड़ी चर्चा हुई कि राजा भैया का आपने जिक्र किया कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ऐसा कुछ है या फिर खाली अफवाहें हैं? देखिए, राजा भैया तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हैं। उनके साथ गड़बड़ी की तो कोई आशा की ही नहीं जा सकती। हम लोग तो सब उनको बहुत ही अच्छा ही मानते हैं और बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं। और खास तौर से उनके अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज है, वो रिस्पेक्ट देना बहुत जानते हैं। मतलब किसी को भी कैसे इज्जत दी जा सकती है, ये सीखने योग्य गुण है। बहुत ज्यादा उनके अंदर विनम्रता है, बहुत हम्बल और पोलाइट हैं। तो उनके साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी की तो पब्लिक तो जो भी कहती रहे। खटास वाली खबरें जो है आप उसको, अब वो आपस में जो कुछ भी है वो तो वो जाने, उसमें कोई और क्या कमेंट करेगा। लेकिन हम लोग तो राजा भैया के व्यवहार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। किसी को कोई भी उनकी से अब संतुष्ट क्या, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, जिस तरह से वो उन्होंने अपनी इमेज बना रखी है। सब बहुत अच्छा है। बड़े प्यारे प्यारे उनके 4 बच्चे हैं, तो सब कुछ अच्छा ही है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, आपने बात की पर्यटन की। पर्यटन को बस्ती तो चलिए आपका वहां महल हो गया। हाँ। आपसे, क्योंकि आपने काफी दौर देखा है, अगर यूपी के पर्यटन को सुधारने की बात करी जाए और कहीं ना कहीं राजस्थान का जो पर्यटन है वहां से साथ रखने की बात कही जाए, तो क्या सलाह आप देना चाहेंगी, कैसे बेहतरी हो सकती है? देखिए, राजस्थान में जो सबसे अच्छी बात है कि वहां जनसंख्या यूपी के अपेक्षा बहुत सीमित है। इसलिए
लैंड या जमीन के ऊपर इतना जोर नहीं है जितना कि यूपी में। यूपी में तो अब कतरा कतरा जमीन का कोई ना कोई कब्जा करना चाहता है, और यहाँ एक जो थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा हैपेजर्ड डेवलपमेंट ज्यादा हो गया, कि सड़कें इस योग्य नहीं रही कि जाया जा सके, नालियां इस योग्य नहीं रही कि जल भराव रोका जा सके। करीब करीब लखनऊ के अंदर चाहे देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, गुड़गांव देख लीजिए, बरसात के समय सभी सड़कों में जल भराव हो जाता है। राजस्थान में ऐसी समस्या नहीं है, ये एक तरह से वहां कम पानी होने की वजह से भी और कुछ रेगिस्तान में पानी के अंदर चले जाने की वजह से ही। तो जैसे ही हम लखनऊ क्रॉस करके कहते हैं कि गोंडा क्रॉस करते हैं, जल स्तर अपने आप ऊपर आ जाता है। तो उस जल स्तर के साथ जब तक हम ये जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक यहाँ सफाई रहना बहुत मुश्किल है। और जब तक सफाई नहीं रहेगी, जब तक पर्यावरण इस योग्य नहीं होगा कि बीमारियां कम हों, लोग आए तो उनको अच्छा माहौल दिखे, तब तक पर्यटन का विकसित होना मुश्किल है। सभी यही देखते हैं कि यूपी में एक तो थोड़ी आदतें भी लोगों की उसी तरह की हैं, और फिर कि हम लोग अभी इस दृष्टिकोण से अपने इलाके को नहीं देख रहे हैं, वो योगदान नहीं दे रहे हैं अपने इलाके में जो हमें देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी सवालों का जवाब दिया और एक हिस्ट्री से हम लोग को रूबरू कराया बस्ती की, जिससे शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं, स्पेशली वो गुमनाम बाबा वाला जो आपने चैप्टर सुनाया। तो आपने सुना, ये थी आशिमा सिंह जी, राजमाता बस्ती की, किस तरह से बताया, और सुभाष चंद्र बोस की वो स्टोरीज या गुमनामी बाबा जिनको कहें उनकी वो कहानियां। फिलहाल एक बात साफ है कि जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है यूपी में, आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि जल्द ही राजस्थान के बराबर पर्यटन में उत्तर प्रदेश आपको खड़ा नजर आए। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।